नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। संकट अभी घटा है, टला नहीं। सतर्कता हमें बनाए रखनी है, तभी इस संकट को पूर्ण रूप से टाला जा सकता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हम सभी ने देखा है। धीमे धीमे इसके मामले घट रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। अगर हम सभी को कोरोना की तीसरी लहर का सामना नहीं करना है तो हमें सतर्कता बरतनी ही होगी। आज हम चर्चा करेंगे कोविड पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस और इसके फॉलोअप को लेकर के। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इसके जो न्यूरो के जो इफेक्ट्स उनको लेकर के और साथ ही साथ थैलेसीमिया बीमारी को लेकर के। डॉक्टर का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर संजय केनीमा, जो कि एमडी मेडिसिन है, कंसल्टेंट फिजिशियन। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर संजय, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कोविड पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस की। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हमने देखा, पहली लहर का प्रकोप हमने देखा, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो जटिलताएं हैं, वो किस किस तरीके की सामने आती हैं? चूंकि कोविड ने केवल फेफड़ों को बस नुकसान नहीं पहुंचाया, बहुत सारे मरीजों के जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट भी हुए हैं, जिसमें साथ में हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं आई हैं, कुछ किडनी से समस्याएं आई हैं, कुछ पेट से संबंधित समस्याएं आई हैं। साधारण रूप से बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनका कि डायबिटीज़ भी इनको था, ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, हार्ट के मरीज थे। तो कुल मिला के कोरोना ने, अगर मैं दो भागों में बांटूं मुख्य रूप से, तो एक पल्मोनरी पार्ट और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी पार्ट, फेफड़ा और फेफड़े के अलावा दूसरे अंगों, लगभग सभी अंगों को कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है। आमतौर पर इन लक्षणों की तो किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? क्या इनसे पेशेंट को घबराने की आवश्यकता है कि भाई मेरे को तो पहले कोरोना हुआ था, ठीक हो गया, फिर से लक्षण जो है मेरे सामने मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इससे घबराने की आवश्यकता है या आसानी से इनको ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, कोरोना से जो पेशेंट जो ठीक हो चुके थे और हम लोग ठीक होने के पैरामीटर्स में उनके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं और उनके सीने का जो एक्सरे वगैरह है, ऑक्सीजन का लेवल है कैसा, जब हुआ तो स्वस्थ करके उनको घर भेजा गया। अब ऐसी स्थिति में कुछ पेशेंट्स को रिकवरी के दौरान फिर से वही सिम्टम आने शुरू हुए, जैसे थोड़ा सा बुखार आ गया, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, चलने में परेशानी हुई, हृदय की धड़कन बढ़ गई, पेट खराब हो रहा है, साथ में उनको नींद की प्रॉब्लम आ रही है। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो निश्चित रूप से घबराते हैं, लेकिन घबराने के बाद जब वो हॉस्पिटल आते हैं कि उनकी कुछ एक जांचें करते हैं और जांचों के अनुसार जो भी उनके सिम्टम है और सिम्टम के साथ साथ उनको संवेदना के साथ में उनकी समस्याओं को सुनने के बाद जो भी जरूरी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर की तरह या इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उनको दवा दी जाती है। किस तरीके से आप इनका फॉलोअप कर रहे हैं और ये जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, किस उम्र के लोगों में आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन अमूमन सभी उम्र के लोग जो भर्ती हुए थे जो हॉस्पिटल में, उन लोगों में सभी में लगभग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जिन लोगों को पहले से प्रायोरिटी, जो पहले से बीमारियां थीं, शुगर की मरीज थे, जो हार्ट के मरीज थे, या जो सीनियर सिटीजन थे जिनको हड्डियों की समस्याएं थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह था, इन लोगों में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रही है। पर यहाँ यंगस्टर्स जो है वो अछूते नहीं हैं। यंगस्टर्स में जो न्यूरो की प्रॉब्लम सुनाई ज़्यादा समझ में आ रही, धड़कन बढ़ जाना, घबराहट होना, अनिद्रा के शिकार होना, अचानक से सपने आना, पसीना पसीना हो जाना, ये सब प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं। उस सब के लिए जो है जांचों का एक पैरामीटर है। हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, तो जो भी प्रकार की कंप्लेंट होती है उस स्पेशलिटी के डॉक्टर को भेजा जाता है और वो अपना डॉक्टर उसको वैसा परामर्श देके आगे रवाना करता है। कोरोना की पहली लहर देखी, दूसरी लहर का प्रकोप भी हमने देखा, और जिस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, तो जिन लोगों में वैक्सीन लग गई है तो वो लोग जो है एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो बस मुझे कोरोना होगा नहीं। तो क्या उनको भी बिल्कुल एहतियात बरत के चलनी है? जो नियम बताए गए हैं एसएमएस के, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, वो उनको लगातार फॉलो करना है या फिर उनको निश्चिंत हो जाना है कि उनको कोरोना होगा ही नहीं? हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है समय समय पर बार बार ताकीदगी कर रही है, WHO ने भी ताकीदगी की है कि वैक्सीन को 100% प्रोटेक्शन ना माने। ये लोग बहुत गलती करके, अभी आप देखिए बाजारों में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, एक एक गाड़ी पे 3-3 लोग घूम रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करके बातें कर रहे हैं, लोग धूम्रपान कर रहे हैं मिलके। ये नहीं होना चाहिए। आज भी अगर 100% पुख्ता
कोई वैक्सीन जिसको हम बोल सकते हैं वो है मास्किंग, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हैंड सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग। 2 गज की दूरी बहुत बहुत ज़रूरी है, बल्कि 2 गज क्या और उससे भी ज़्यादा अगर दूरी हो सके। अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को आसपास देख रहे हैं आप जो खांस रहा है, छींक रहा है या लापरवाही पूर्ण जो है वो मास्क नहीं लगाया है या पुराना गंदा मास्क लगाया हुआ है, कम से कम लोगों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें और अगर हो सके प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति को समझा सकें कि भाई ऐसा नहीं करो, ये करना आपके लिए तो घातक है, साथ साथ समाज के लिए भी घातक है। तो मुझे लगता है काफी हद तक समस्याएं जो हैं वो सुधार हो सकता है। लोगों के मन में एक सवाल आता है कि जब वो देखते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें इन नियमों का पालन करना है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर फिर वैक्सीन का फायदा क्या है। वैक्सीन लगाने का जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि देखिए कोरोना जो है वो वायरल फीवर, वायरल बुखार है या वायरल इन्फेक्शन है। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे जीवन में आते हैं जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन से जो ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पेशेंट पहुंच जाए उससे बचने का एक साधन है वैक्सीन। वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने का ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये समझने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगे हैं दोनों और गाहे बाहे, अभी ऐसे नहीं बोल सकते हम कि कोरोना पूरा खत्म हो गया। ये जो हम लहरों की बात करते हैं, वेव, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, अभी हम तीसरी वेव का स्पेकुलेशन कर रहे हैं इंडिया में कि तीसरी वेव आ सकती है, आने वाली है। लेकिन आप देखिए यूरोप में तीसरी लहर जो है वो आ चुकी है। इंग्लैंड में अभी कल का ही डाटा बता रहा हूं मैं कि एक दिन में 7,000 केसेस पाए गए। इस प्रकार से अब जैसे यूरोप में आए तो हिंदुस्तान में भी आ सकता है। हमारा देश बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमको सचेत तो रहना है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन के अलावा वैक्सीन अगर आप हम लगा लेंगे तो वैक्सीन से हम उतने ज़्यादा गंभीर रूप से ग्रसित नहीं होंगे। ये अभी तक का जो डेटा है, अभी तक का जो रिसर्च है ये बोलता है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस किसी को हो ही नहीं, क्या इसके लिए भी कोई जो है तरीका है कि अगर कोई कोरोना के लक्षण किसी में आ गए हैं तो वो अगर उन नियमों को फॉलो करे तो उसमें कम से कम चांस रहेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के? पोस्ट कोविड पेशेंट्स में अगर पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद एक तो चिकित्सकीय सलाह बिल्कुल बराबर से लेता रहे और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो है वो कम से कम अपने कुछ बेसिक टेस्ट कराए हॉस्पिटल में अपने चिकित्सक से जाके। इसके अलावा हमारे देखिए आज की डेट में चिकित्सा व्यवस्था होलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कि आयुर्वेदिक, एलोपैथी और दूसरी समग्र विज्ञान हमारे शरीर को उचित मार्गदर्शन देती हैं। जिसमें अभी अगर व्यक्ति प्रॉपरली प्राणायाम करे, अपना सोना उठना बैठना अगर संयमित रखे, खान पान में बहुत ज़्यादा बैलेंस रखे, हाई प्रोटीन डाइट ले, हरी सब्जियां ले, मांस मदिरा का उपयोग ना करे, धूम्रपान का उपयोग ना करे, साथ में जो मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग बोला गया है उसको पालन करे और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखे। व्यायाम अवश्य करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ने बोला है। 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देखें। सभी व्यक्तियों के पास लगभग ऑक्सीजन नापने की मशीन रहती है। 6 मिनट पैदल चल के वो देख सकते हैं कि उनका ऑक्सीजन का स्तर कहीं गिर तो नहीं रहा है। अगर नहीं गिर रहा है तो अपने व्यायाम को जारी रखें। शुरुआत में 10 मिनट से शुरू करें। अगर वो ज़्यादा देर पहले करते थे तो एकदम से उसी समय तक ना करें, पहले 10 मिनट करें। 10-15 दिन के बाद 10 से फिर वो भले ही 20 मिनट करें अगर उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो चलते चलते पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के आप दर्शकों को अगर कोई संदेश देना चाहें तो क्या कहेंगे? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी दिनचर्या में कोरोना होने के बाद शुरुआत के कम से कम नहीं तो 1 महीने तक आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। बिल्कुल 1 महीने तक आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। 1 महीने के बीच में अगर किसी भी प्रकार की समस्या उनको, चाहे सांस लेने में आ रही हो, धड़कन बढ़ रही हो, अनिद्रा के शिकार हो रहे हो या किसी भी प्रकार के जीवन शैली में उनको बदलाव लग रहा है, कई बार लोगों को जो है उनके लैट्रिन करने में ब्लड वगैरह आ जा रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, उल्टी होने में ब्लड आ रहा है, ऐसी किसी भी प्रकार की थोड़ी भी संभावना अगर उनको दिखती है तो तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए और चिकित्सक को अपनी बिल्कुल निसंकोच, बहुत सारे लोगों को जो है उनकी पारिवारिक समस्याएं भी हो रही हैं, अगर ऐसा कुछ भी है तो निसंकोच होकर अपने चिकित्सक से बात करें और आपका चिकित्सक उस चीज का निराकरण करें। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला और दर्शकों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी दी।